हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट हमारी जो 2 क्लासेस हुई थी, दोनों दिनों में हमने पढ़ा है फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। पहला दिन हमारा इंट्रोडक्शन के अंतर्गत गया, उसके अंदर हमने पढ़ा। उसके बाद हमने 2 क्लासेस में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। एक में हमने नेचुरल मेथड डिस्कस किए, दूसरी वाली क्लास में हमारा फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बोले तो बैरियर मेथड हमने पूरा क्लियर किया। तीनों टाइप्स उसके पढ़ लिए हैं। चारों महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए, मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, वेजाइनल डायफ्राम और वेजाइनल स्पंज के बारे में। बहुत सारे सवाल यहां से आते हैं, एमसीक्यूज आने की संभावनाएं रहती हैं। कितने समय तक वेजाइनल डायफ्राम को इंटरकोर्स के बाद वेजाइना में ही बनाए रखते हैं? एक यूनिवर्सल सवाल जो बार बार रिपीट होता रहता है। आंसर 6 घंटे होता है, याद रखें आप इसे। आज की हमारी जो क्लास होगी उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की ही तीसरा टाइप हार्मोनल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वे सारे रूट्स जो हार्मोनल में काम आते हैं, चाहे वो पिल्स के बारे में बात हो, चाहे वो इम्प्लांट के बारे में बात हो, चाहे वो पैच के बारे में बात हो, वो हम इस हार्मोनल मेथड के अंतर्गत हम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम इस मेथड को पढ़ते हैं, इसके बारे में भी। सबसे पहले मैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्ट की बात करूं तो रूट्स में बताना चाहूंगा कि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम कौन कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। तो देखिएगा, रूट्स की बात करेंगे। रूट्स ऑफ हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन या हार्मोन एडमिनिस्टर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। आप जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन काम में लोगे, उन दोनों को कौन कौन से रूट से आप एंटर करवा सकते हैं? सबसे पहला है OCP, बोले तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सेकंड बात इसके अलावा है इंजेक्टेबल, जो इंजेक्शन फॉर्म में लगते हैं। तीसरा रूट हो सकता है सबडर्मल इंप्लांट, सबडर्मल इंप्लांट। नेक्स्ट हो सकता है 4th नंबर पर वेजाइनल रिंग्स, वेजाइनल रिंग्स और स्किन पैचेस के द्वारा भी आप इन्हें एंटर करवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे रूट्स मैंने बताया आपको, जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हार्मोन्स को बॉडी में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन ओरल रूट के द्वारा हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम में ले सकते हैं। आईएम इंजेक्शन के रूप में डंपा, नॉटिन, एंतरा एंटर करवा सकते हैं हार्मोन्स उनमें। इंट्राडर्मल इम्प्लांट के अंदर हम सिलास्टिक, जो स्लास्टिक वाले जो स्लाइड्स होती हैं, उन्हें हम एंटर करवा देते हैं। इसके अलावा वेजाइनल रिंग्स जो होती है उसे एंटर करवाया जाता है। हार्मोन्स इसमें भी होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और स्किन पैचेस, कह सकता हूं कि ये सारे जो रूट्स मैंने बताए हैं, सारे के सारे रूट्स वे रूट हैं जिनके द्वारा हम हार्मोन्स को बॉडी में एंटर करवाते हैं और उनका एक रेस्पॉन्स लेकर आता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट कर ले हैं OCP के बारे में। 1 by 1 हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो आपका नाम से पता लग रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो कौन से रूट से दी जाएंगी, तो आपको याद रखना है, इन्हें आपको ओरली लेना है। ओरल रूट से आप इन्हें लेने वाले हो। दूसरा एक वर्ड यहां लिखा है पिल। देखो, कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक माला डी की टैबलेट दे दे या एक माला डी का कैप्सूल दे दे, नहीं बोलते हैं। पिल का मतलब ही अपने आप में कॉन्ट्रासेप्शन होता है।
अगर आप बोलोगे पिल, अगला समझ जाएगा कि यह कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहा है। तो अगर पिल को तुम देखोगे तो आता है राउंड टैबलेट्स यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। वे गोलियां जो गोलाकार होती हैं और कॉन्ट्रासेप्शन में काम आती हैं, पिल कहलाती हैं। इनका आकार ऐसा ही होगा, गोली ऐसा नहीं हो सकता, कैप्सूल आकार ऐसा ही होगा। पिल का मतलब ही अपने आप में राउंड शेप होता है, जो गोलाकार होंगी और कॉन्ट्रासेप्शन में काम आती हैं, ओरल रूट से ली जाती हैं। यही चीजें, इन्हीं को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोल देते हैं। अगर मैं इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करूं तो यह भी अलग अलग प्रकार से क्लासिफाइड होती हैं। इनमें बहुचर्चित एक टाइप है ओसीपी का, और उसकी हम बात करते हैं कंबाइंड ओसीपी। कंबाइंड ओसीपी, शॉर्ट में सीओसीपी भी बोलते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉल्ड सीओसीपी, कंबाइंड ओसीपी। क्लियर है? अब कंबाइंड वर्ड आ गया, इसका मतलब सीधी सी बात है, यहां दो हार्मोन होंगे तभी तो कंबाइंड बोला। कंबाइंड का मतलब है बोथ हार्मोन प्रेजेंट। कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट, यानी कि दोनों हार्मोन प्रेजेंट होंगे। एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होगा और प्रोजेस्टेरॉन भी प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? कंबाइंड पिल्स का नाम ले रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? कंबाइंड का मतलब दोनों हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरॉन भी है। चलो आगे देखते हैं। जब दोनों उपस्थित हैं तो ये कितने टाइप की हो सकती हैं? कंबाइंड ओसीपी की मैं बात कर रहा हूं, जो कि ओसीपी का ही एक टाइप है। तो देखिएगा कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो यह मोस्टली 3 प्रकार की मिल सकती हैं टाइप्स के अंतर्गत। एक मोनोफेजिक हो सकती है, एक बाइफेजिक हो सकती है और एक ट्राइफेजिक हो सकती है। मतलब 3 प्रकार की कंबाइंड ओसीपी आपको देखने को मिल सकती हैं। 3 प्रकार की कंबाइंड ओसीपियां होती हैं। वे पिल जिसमें दोनों हार्मोन हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन की बात करें चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन, दोनों उपस्थित हैं, ऐसी पिल कंबाइंड पिल कहलाती हैं। 3 प्रकार की ये होती हैं, मोनोफेजिक है, बाइफेजिक है और ट्राइफेजिक है। इन तीनों वर्डों को भी समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा मोनोफेजिक के बारे में। मोनोफेजिक का मतलब है वे पिल्स जो समान मात्रा में, समान अमाउंट में, इक्वल अमाउंट को डिलीवर करती हैं रोज। यानी कि पिल्स कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दोज डिलीवर्ड equal amount of hormones, either estrogen either progesterone at every day of the cycle। आपका जो साइकिल है, जो पूरा 28 दिन का चक्र है, उसमें रोजाना समान मात्रा में अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा हो, ऐसी ओसीपियां क्या कहलाती हैं? मोनोफेजिक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। मोनोफेजी का मतलब क्या होगा? यानी कि कंबाइंड ओसीपी पिल्स, दोज
डिलीवर डिलीवर यानी निकालना, दोज डिलीवर इक्वल अमाउंट, या बोल सकते सेम अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन एट एवरी डे ऑफ साइकिल। आपका जो साइकिल है उस साइकिल में रोज समान मात्रा में, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहां बिल्कुल इक्वल मात्रा में, समान मात्रा में डिलीवर्ड कर रहे हो दोनों को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को, तो वे चीजें, वे पिल्स कंबाइंड में मोनोफेजिक पिल्स कहलाएंगी। इन्हें हम क्या बोल देंगे? मोनोफेजिक पिल्स। क्लियर है? एग्जाम्पल दीजिएगा, दो एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, माला एन, माला डी। माला एन और माला डी दोनों कौन से प्रकार की हैं? बोलेंगे मोनोफेजिक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इन दोनों में समान मात्रा में, मतलब रोज कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जितनी मात्रा ये आज रिलीज कर रहे हैं उतनी ही मात्रा कल रिलीज करेंगी, उतनी ही मात्रा परसों रिलीज करेंगी। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि आज कोई अलग मात्रा निकाल रही हो, कल ज्यादा निकाल रही हो, ऐसा नहीं है। रोज समान मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकाल रही हो थ्रू आउट द साइकिल। आज जितनी मात्रा निकाली है कल भी उतनी ही मात्रा निकालेगी, दोनों में कोई अंतर नहीं हो, ऐसी पिल्स मोनोफेजिक पिल कहलाती है। मतलब समान मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रोज निकले, आज जितना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है कल भी उतना ही निकलेगा। ये चीजें क्या कहलाती हैं? इक्वल अमाउंट में हो, डेली थ्रू आउट द साइकिल, मोनोफेजिक बोल देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? मोनोफेजिक क्या होता है? चलो ठीक है, यहां तक हमने देखा। दूसरा बात कर लेते हैं बाईफेजिक के बारे में। बाईफेजिक पिल्स ये कैसी हो सकती हैं? वे पिल्स जो क्या करेंगी, ऐसी पिल्स जो एस्ट्रोजन तो समान मात्रा में डिलीवर्ड कर रही हैं, एस्ट्रोजन की मात्रा रोज समान है थ्रू आउट द साइकिल एवरी डे, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी मात्रा जो आपका साइकिल है उसके फर्स्ट हाफ में तो कम रहता है और सेकंड हाफ में ज्यादा रहता है। इससे दो बेनिफिट होंगे। फर्स्ट हाफ में जब आप कम मात्रा में दे रहे हैं तो आपकी जो सर्विक, आपका जो यूट्रस की एंड्रोमीट्रियल लेयर है, उस एंड्रोमीट्रियल लेयर की थिकनेस मेंटेन करने में मदद मिलेगी। और जब इसका लेवल बढ़ जाएगा लास्ट या सेकंड हाफ के अंदर, उस सेकंड हाफ में बढ़ने से क्या होगा? सर्वाइकल राइपनिंग में मदद मिलेगी, आपको बेनिफिट होगा इसका। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं बाईफेजिक पिल्स। यहां मात्रा में बदलाव हो रहा है, और किसकी मात्रा में बदलाव हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में। एस्ट्रोजन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं है। एस्ट्रोजन समान मात्रा में निकलता है पूरे साइकिल के दौरान, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बदल रही है। साइकिल के फर्स्ट हाफ में कम मात्रा में निकलता है, कम लेवल रहता है, और साइकिल के सेकंड हाफ के अंदर आपकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट हाफ में क्या होगा? आपकी एंडोमेट्रियल ग्रोथ होगी और सेकंड हाफ में सर्वाइकल राइपनिंग होगा। यह इस प्रकार की पिल्स बाईफेजिक पिल कहलाती हैं। तो देखिएगा, इनके बारे में बात करते हैं। यानी कि पिल्स डिलीवर्ड सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। बात समझ में आ रही है?
एस्ट्रोजन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं है। सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एट एवरी डे थ्रू आउट द साइकिल, पूरे साइकिल के दौरान, पूरे साइकिल के हर दिन समान मात्रा में निकल रहा है एस्ट्रोजन। तो मतलब एस्ट्रोजन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बदलाव कहां मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। बट यहां से लाइन चेंज होगी, बट द लेवल ऑफ प्रोजेस्टिन, इसका लेवल बदलेगा। द लेवल ऑफ प्रोजेस्टिन लो होता है इन फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल। साइकिल के फर्स्ट हाफ में इसका लेवल क्या होगा, कम होगा। लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लो होगा। इससे क्या मदद मिलेगी, दैट हेल्प इन, ये किस में मदद करेगा, दैट हेल्प इन एंडोमीट्रियल ग्रोथ, दैट हेल्प इन एंडोमीट्रियल ग्रोथ, ताकि एंडोमीट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है आपके यूट्रस की, उसकी ग्रोथ हो सके। इसके लिए इसका लेवल कम होता है प्रोजेस्टिन का। और फिर क्या होगा, एंड उसके बाद में सेकेंड हाफ में बट द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लो होगा फर्स्ट हाफ में, एंड लेवल ऑफ प्रोजेस्टिन, इसका लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई इन सेकंड हाफ ऑफ साइकिल। दैट हेल्प, ये किस में मदद करेगा, दैट हेल्प इन सर्वाइकल राइपनिंग। इस प्रकार की पिल्स कॉल्ड बाइफेजिक पिल्स। 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। मोनोफोजिक आ जाए, मोनोफेजिक, एक बात याद रखें, समान मात्रा में एस्ट्रोजन, समान मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन, रोज समान मात्रा में निकलेगा। 1 तारीख को जो निकला वही 2 तारीख को, वही 3 तारीख को, वही 4 तारीख को, कोई अंतर नहीं है। क्या बोलोगे, मोनोफेजिक। चलो दूसरे की बात कर लेते हैं, बाइफेजिक। 2 हार्मोन है क्योंकि कंबाइंड है, एक एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन के अमाउंट में कोई बदलाव नहीं, सेम मोनोफेजिक के समान है। मतलब एस्ट्रोजन रोज उतनी ही मात्रा में निकलता है जितनी मात्रा में हर दिन निकलेगा, मतलब उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड इक्वल अमाउंट में रिलीज हो रहा है आपका एस्ट्रोजन। बदलाव किस में है, प्रोजेस्टिन में। जो प्रोजेस्टिन है कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, इसकी मात्रा आपके साइकिल के फर्स्ट हाफ में तो क्या रहेगी, लो, और सेकंड हाफ में क्या रहेगी, ज्यादा। फर्स्ट हाफ में क्या बेनिफिट होगा, एंड्रोमीट्रियल ग्रोथ होगी, और सेकंड हाफ में बढ़ने से क्या मदद मिलेगी, सर्वाइकल राइपनिंग में मदद मिलेगी। दिस इज कॉल्ड द बाइफेजिक पिल्स। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी, समझ में आया। 2 बातें याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना। एस्ट्रोजन समान मात्रा में बदलाव हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन के साथ में, फर्स्ट हाफ में कम, सेकंड हाफ में ज्यादा। कम होने से एंडोमीट्रियल ग्रोथ, ज्यादा होने से सर्वाइकल राइपनिंग। क्लियर है बेटा जी, आगे चलें। चलो जी, तीसरी बात कर लेते हैं, ट्राइफेजिक। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्राइफेजिक। यहां इसका जो अमाउंट है वो चेंज रहेगा हर दिन साइकिल के दौरान। क्लियर है, तो याद रखना है कि द अमाउंट ऑफ द डिलीवर्ड अमाउंट जो निकलता है, द डिलीवर्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन चेंज every day throughout the cycle मतलब मोनोफेजिक का जस्ट उल्टा हो जाता है ट्राइफेजिक में। दोनों समान मात्रा में निकले रोज मोनोफेजिक, दोनों असमान मात्रा में निकले रोज तो बोलेंगे ट्राइफेजिक। आज कुछ अलग अमाउंट निकल रहा है, कल कुछ अलग निकल रहा है, तो हम उसे बोल देंगे ट्राइफेजिक। क्या बोल देंगे? ट्राइफेजिक। क्लियर हुए तीनों पॉइंट? व्हाट इज मोनोफेजिक, व्हाट इज बाइफेजिक और व्हाट इज ट्राइफेजिक। दोनों समान मात्रा में निकले रोज पूरी साइकिल के दौरान मोनोफेजिक। एस्ट्रोजन समान मात्रा में निकले लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरुआत में कम और सेकेंड हाफ में ज्यादा हो तो बाइफेजिक। और दोनों का अमाउंट इनअप्रोप्रिएट नहीं निकले, डिफरेंट निकले, सेम नहीं निकले पूरी साइकिल के दौरान, तो हम उसे बोल देंगे ट्राइफेजिक। यानी मोनोफेजिक का जस्ट उल्टा ट्राइफेजिक होता है और बाइफेजिक में एक में बदलाव होता है प्रोजेस्टेरॉन में। क्लियर है? इस याद रखने के पॉइंट्स हैं, याद रखना है व्हाट इज मोनो, व्हाट इज बाई और व्हाट इज ट्राई। चलो यहां तक हमने देखा, आगे बात करते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ओसीपी कैसे काम कर रही हैं, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपी, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं बेटा, ओसीपी का मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और एमओए का मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कैसे काम करती हैं ये? तो देखो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहला एक्शन क्या हो सकता है, जब ये आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आप दे रहे हो तो यह क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखाएंगे और ओवुलेशन प्रोसेस को रिड्यूस कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो मैं कह सकता हूं यह रिड्यूस कर सकती हैं ओवुलेशन को, रिड्यूस ओवुलेशन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब कोई हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है तो उसका सिक्रेशन भी घट जाता है, यह मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। जब बॉडी के में ब्लड में हार्मोन का लेवल घट रहा है तो सिक्रेशन बढ़ जाता है, यह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो इस सिद्धांत पर काम करते हैं। बोले तो आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब आवश्यकता के हिसाब से निकलना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। बॉडी में बढ़ रहे हैं तो सिक्रेशन घट जाएगा, जब बॉडी में इनकी मात्रा घट रही है, जरूरत है, तो सिक्रेशन बढ़ जाता है। और इस प्रकार के मैकेनिज्म का ही नाम क्या रखा होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तब आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हो बाहर से तो बॉडी में इनका लेवल बढ़ेगा, तो नेचुरल जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका लेवल कम हो जाएगा और ओवुलेशन का प्रोसेस भी डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा देखिएगा, इसमें जो आप हार्मोन्स काम में ले रहे हैं इनसे सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा। स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है। जब सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा, गाढ़ा होगा, तो स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी, स्पर्म गति नहीं कर पाएंगे तो फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हो सकता है कि कोज थिकनिंग, थिकनिंग का मतलब गाढ़ा, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस एंड लीड्स, और क्या कॉज करेंगे? डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, चलन क्षमता। मोटिलिटी का मतलब होता है चलन क्षमता, चलने की क्षमता, चलने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? मोटिलिटी।
तो आपके स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसे घटा देना, किसके द्वारा? सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करके। जब सर्विक्स का जो सिक्रेशन है वो गाढ़ा हो जाएगा तो आपका जब नीचे से स्पर्म जा रहे हैं वो आगे जा नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे। यह दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है। तीसरा, ये यूट्रस के अंदर जो एनवायरमेंट है उसको अनफेवरेबल भी कर सकती है, हार्मोन में बदलाव करेंगी तो यूट्रस का जो एनवायरमेंट है वह अनफेवरेबल हो जाएगा। तो क्रिएट अनफेवरेबल एनवायरमेंट इन यूट्रस, क्रिएट अनफेवरेबल एनवायरमेंट इन यूट्रस। यूट्रस का जो एनवायरमेंट है वह अनफेवरेबल हो जाना है तो भी कहीं ना कहीं हमारी प्रेगनेंसी में समस्या आनी है। तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो बेटा 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताए। बेहद महत्वपूर्ण तो ओव्यूलेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देंगी बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब कभी भी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा इसका मतलब इन दोनों का सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और ये क्या लीड कर देगा? ओव्यूलेशन प्रोसेस को भी डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि ओव्यूलेशन भी टोटली हार्मोन्स पर ही निर्भर करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनका बहुत ज्यादा योगदान इन पर होता है। दूसरा, हम बात करें जब आपके स्पर्म जा रहे होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि वहां का जो सिक्रेशन है वह थिक नहीं होना चाहिए। अगर वो थिक रहा तो बेचारे वहीं उसी में अटक कर रह जाएंगे। तो दूसरा काम ये क्या करते हैं? सर्वाइकल जो सिक्रेशन है उसे गाढ़ा कर देती हैं। जब बेचारे स्पर्म जाते हैं तो उन्हें बीच में ही रोक लिया जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तीसरा, जो आपका यूट्रस है उसका एनवायरमेंट ये ऐसा बना देती है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो, अनफेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट कर सकती हैं। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां से देखने को हमें मिल जाती हैं। चलो यहां तक हमने देखा। अब हम एग्जाम्पल्स की बात यहां कर लेते हैं। ये तो मैंने इसके बारे में बताया, टाइप्स बता दिए हैं और एक्शन बता दिया है। अब हम जैसा हर मेथड में पढ़ते आ रहे हैं, हर मेथड के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो बेटा मैं आपको 2 टाइप पढ़ा रहा हूं, कॉमन है माला एन और माला डी। माला डी, इधर लिख रहा हूं माला एन। माला डी और माला एन। देखो ये वर्ड बहुत चर्चित हैं, अक्सर हम इन्हें देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, बहुत कॉमन होती है महिलाओं में ये चीजें। दोनों माला डी और माला एन। सुनिएगा क्या है इनमें, लॉजिक क्या है इनका। पहला तो ये माला जो आपको दिख रहा है, माला 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 एक, हम जब माला पहनते हैं उसी वर्ड से लिया गया है माला। मतलब माला का मतलब एक चक्र होता है, साइकिल खत्म नहीं होता, एक खत्म होगी तो दूसरी चालू हो जाएगी, कंटिन्यू। तो माला शब्द लिया गया है साइकिल से और डी वर्ड लिया गया है इसके उपस्थित हार्मोन के आधार पर। और यहां जो हार्मोन आता है वह है डीजोजेस्ट्रोल। तो जैसे इसका नाम है नोर्जेस्ट्रोल, इसका है डीजोजेस्ट्रोल। यहां जो साल्ट काम आएगा वह है डीजोजेस्ट्रोल। यहां भी माला का मतलब तो हो जाएगा साइकिल, रेगुलर चलने वाला, और एन का मतलब है नोर्जेस्ट्रोल। नोर्जेस्ट्रोल मतलब जो साल्ट आप काम में लेंगे वह है नोर्जेस्ट्रोल, इसलिए इनका नाम पड़ा है बेटा माला डी माला एन। एक ट्रिक और बताता हूं मैं याद करने के लिए, याद रखोगे आप, भूलने नहीं कभी भी। ट्रिक देखिएगा, पैसे की बात कर रहा हूं इसलिए माला एन, एन का मतलब याद रखना निशुल्क, एन बोले तो निशुल्क। इनमें से कौन सी फ्री मिलती है? तो आपका जवाब होगा माला एन, एन बराबर निशुल्क, माला एन, एन बोले तो निशुल्क। चलो जी यहां भी देख लेते हैं फिर। तो यहां फिर बोलेंगे डी
तो डी बोले तो दुकान, दुकान मतलब दुकान पे कोई चीज लेने जाएंगे तो पैसे में मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि माला एन जो है वो हमें फ्री मिलती है, फ्री बाई आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो है प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम, उसके तहत निशुल्क मिलती है। यह पैसे में मिलती है, लेकिन हाई कॉस्ट पे नहीं, लो कॉस्ट पे मिलती है। ज्यादा पैसा तो नहीं लगता, इसका लगता है 3 रुपए पर पैकेट। पहले तो 2 रुपए में मिलती थी, जब से जीएसटी लगी है 3 रुपए कर दी, 1 रुपए बढ़ा दिए इसके भी, तो 3 रुपए पर पैकेट के हिसाब से मिलती है हमें। माला डी फ्री में मिलता है, माला एन पहला। दूसरा बेटा इनकी साल्ट देखिएगा, कंपोजिशन सबसे महत्वपूर्ण है। एन की बात कर रहा हूं, क्या क्या आता है इसमें, 2 चीजें आएंगी एन में। पहला तो है इथिनाइल एस्ट्राडियोल, दोनों में बिल्कुल समान है, इथिनाइल एस्ट्राडियोल, इथिनाइल, आगे लिख देता हूं, यहां साफ आपको दिखेगा नहीं और इंपॉर्टेंट भी है ये, यहां लिख रहा हूं आपके लिए सेपरेटली, माला एन का कंपोजिशन बता रहा हूं बेटा, याद रखना एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है। तो इसमें एक चीज तो होती है, उसका नाम है इथिनाइल एस्ट्राडियोल, इथिनाइल एस्ट्राडियोल, इथिनाइल एस्ट्राडियोल होता है 0.03 mg। अगर इसे मैं माइक्रोग्राम की बात करूं तो मैं कह दूंगा 30 माइक्रोग्राम। दूसरा यहां होता है बेटा, सेकंड नंबर पर आता है, एन है तो नोरजस्ट्रोल, नोरजस्ट्रोल यह प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव है, इसका अमाउंट आता है 0.15 mg, बोले तो 150 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम। ये तो माला एन हो गई। दूसरा आता है माला डी, माला डी, इसका भी देखिएगा क्या कंपोजिशन होता है। माला डी में ये समान है, इथिनाइल एस्ट्राडियोल समान है, इथिनाइल एस्ट्राडियोल कितनी मात्रा इसमें, बिल्कुल हुबहू 0.03 mg, बोले तो 30 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम। दूसरा यहां फिर डी है तो हम बोलेंगे डीसोजस्ट्रोल, डीसोजस्ट्रोल, और इसका अमाउंट बिल्कुल समान है 0.15 मिलीग्राम। और वैसे मैं बोलूं माइक्रोग्राम में तो मैं बोल दूंगा 150 माइक्रोग्राम। देख लीजिएगा बेटा, दोनों का कंपोजिशन मैंने आपके सामने लिखा है, माला एन और माला डी। एक डिफरेंशिएशन है, यहां माला एन में नोरजस्ट्रोल है और डी में डीसोजस्ट्रोल है, यही वजह है इनका नाम माला एन और माला डी पड़ा हुआ है। बाकी साल्ट का जो कंपोजिशन है वो दोनों का समान है, डीजोजस्ट्रोल और नोरजस्ट्रोल। क्लियर है, याद रहेगा 0.03 mg, याद करना पड़ेगा, एग्जाम में सवाल आता है 150 माइक्रोग्राम या 15 मिलीग्राम, 0.15 मिलीग्राम, 0.03 mg और 0.15 मिलीग्राम, दोनों का समान अमाउंट है, केवल कंपोजिशन में बदलाव यहां देखा जाता है। ये तो दोनों की बात हो गई, इनके बारे में कंपोजिशन मैंने बता दिया। एक अभी न्यू भी आया है, न्यू कंबाइंड ओसीपी लो डोज है, न्यू कंबाइंड ओसीपी
एक नया कंबाइंड ओसीपी है, लो डोज है ये, और उसका नाम है फेमिलॉन। जैसे फेमिडोम था, फेमिडोम मेल कंडोम, फीमेल कंडोम को बोलते हैं फेमिडोम, वैसे ही इसका नाम है फेमिलॉन। यह लो डोज ओसीपी है, इसमें डोज कम है, लो डोज ओसीपी, जिसमें एस्ट्रोजन की डोज को घटाया गया है। इसकी डोज भी देखिएगा, इसमें है इथिनाइल एस्ट्राडियोल, जो आपका है इथिनाइल एस्ट्राडियोल, मतलब एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव है ये। यह मिलेगा, नॉर्मल वहां मिल रहा था 0.03, यहां मिलेगा 0.02, बोले तो 20 माइक्रोग्राम, वो था 30 माइक्रोग्राम, इसमें 20 माइक्रोग्राम, और 0.02 mg, क्लियर है, mg माइक्रोग्राम में बोले तो बोल देंगे 20 माइक्रोग्राम। दूसरा है यहां पर जो साल्ट है, प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव है, तो प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन में भी यहां जो साल्ट लिया गया वह है डिसोजेस्ट्रोल, जो सेम आपका माला डी में होता है डिसोजेस्ट्रोल। यह होता है 0.15 mg, बोले तो 150 माइक्रोग्राम। यह प्रोजेस्टेरोन है और नाम है डिसोजेस्ट्रोल। एक फेमिलॉन है, एक इथेनाइल एस्ट्राडियोल है। फेमिलॉन में इथेनाइल एस्ट्राडियोल और डिसोजेस्ट्रोल, यानी माला डी में जो साल्ट काम आ रहे थे वही साल्ट है, बस एक अंतर कर दिया, एस्ट्रोजन का अमाउंट घटा दिया, 0.03 की जगह 0.02 कर दिया, इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया लो डोज ओसीपी। एक न्यू कंबाइंड ओसीपी है, एग्जाम में आने की संभावना रखती है, क्योंकि एग्जामिनर माला डी और माला एन से बहुत दिनों से वाकिफ है। यह एक नया पॉइंट उसके पास आया है, फेमिलॉन, आपको भी याद रखना है। चलिए जी, यहां तक हमने देखा, आगे और बात करते हैं। अगर मैं एक पैकेट को निकालूं, एक पैकेट इनका निकालूं, मैं पैकेट दिखाने वाला हूं आपको, एक पैकेट माला डी और माला एन का, अगर एक पैकेट हम बाहर निकालें तो इसमें क्या होता है देखिएगा, बहुत काम की चीज है इस पैकेट में। इसकी पैकेट में टोटल बेटा 28 पिल्स होने वाली हैं, मतलब कितनी गोलियां इसमें होंगी, 28 गोलियां इसमें हैं। लेकिन क्या सभी समान हैं, सभी में हार्मोन है? बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो 21 टैबलेट हैं, बोले तो 21 पिल हैं, वह पिल है हार्मोन वाली। इनमें तो हार्मोन है, और बेटा इनका कलर कैसा होता है, याद रखना, इनका कलर वाइट होता है। एग्जाम का सवाल है कि जो 21 पिल होती हैं हार्मोन वाली, उनका कलर कैसा होता है, सफेद कलर की होती हैं ये 2100। फिर दूसरी बात करें, मैं 7 पिल, 28 में कितनी बच गई भाई, 7 बच गई। 7 पिल हैं, यह आयरन की होती हैं, इनमें आयरन आता है, क्लियर, क्या आता है, आयरन। और आयरन के अंदर फेरस फ्यूमरेट इनमें होता है, फेरस फ्यूमरेट इनमें होता है 60 mg, 60 mg फेरस फ्यूमरेट होता है, और इनका कलर होता है, कभी पूछे एग्जाम में तो याद रखना है, ब्राउन कलर की ये गोलियां होती हैं। मतलब 2 प्रकार की गोलियां मिलेंगी, सफेद और ब्राउन। कैसे शुरू करना है याद रखना, शुरुआत सफेद से करते हैं और अंत ब्राउन से करेंगे, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्टार्ट कहां से करना है, तो स्टार्ट करना है फ्रॉम वाइट पिल, बोले तो हार्मोनल पिल पहले लेनी है, एंड
उसके बाद आपको लेना है कौन सी वाली पिल्स? ब्राउन वाली, ब्राउन पिल्स, मतलब आयरन बाद में लेना है। समझ में आ रही है बातें? क्या बातें हमने की देखिएगा। फैमिलोन न्यू था, उसके बाद हम आए पिल्स के पैकेट के ऊपर आ गए कि एक पैकेट में क्या क्या होता है, ये हमने बताना चाहा। एक पैकेट में 28 पिल्स होती हैं। 21 पिल हार्मोन की है, कलर सफेद होना है। 7 पिल आयरन की है, फेरस फ्यूमरेट इनमें होना है, और यह ब्राउन कलर की होने वाली है। इसके बाद शुरुआत कहां से करें भाई? तो याद रखना शुरुआत वाइट से करनी है। पहले 21 गोलियां लेनी है, फिर वो 7 लेनी है, गैप नहीं आएगा। पत्ते में ही ऐसा होता है, आपको बस शुरुआत का ध्यान रखना है, खत्म अपने आप होनी है, कभी नहीं रोकना। एक बार चालू कर दो तो रुकना ही नहीं है, इसीलिए तो माला नाम पड़ा है, साइकिल है, खत्म नहीं होंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल से 5 दिन तक इन्हें शुरू कर सकते हैं। सबसे उचित समय भी 5वां दिन ही है, बेस्ट है 5वां दिन। वहां से आप चालू कर दें और पूरे साइकिल लें और कंटिन्यू चालू रखें। एक पत्ता खत्म, दूसरा पत्ता शुरू, एक पत्ता खत्म, दूसरा पत्ता शुरू, एक पैकेट खत्म, दूसरा पैकेट शुरू। कोई गैप नहीं देना आपको, क्योंकि गैप की व्यवस्था हमने अपने आप ही रख रखी है। इसमें हमने आयरन की गोलियां बीच में दे रखी हैं। ये आयरन की गोलियां देने का लॉजिक क्या था? बहुत सारे लोग काम में ले रहे हैं इन्हें, बहुत सारी फीमेल्स काम में ले रही हैं, और बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं कि आयरन क्यों होता है। एक लॉजिक दे देते हैं कि आयरन इसलिए दे रहे हैं ताकि ब्लड लॉस की पूर्ति हो सके, क्योंकि जब ब्लडिंग फेज आएगी तो उसकी पूर्ति हो सके। बिल्कुल बेशक सही सत्य बात है, सो आना सही बात है ये कि आयरन इसलिए दिया जाता है कि ब्लड लॉस को हम मैनेज कर सके। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन कोई दूसरा ही है। क्या? अगर आपने लगातार 28 दिन तक गोलियां दी, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अगर आपने 21 गोलियां नहीं देकर लगातार 28 दिन तक गोलियां दी हार्मोन की, तो उसकी बॉडी में हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। महिला की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा। जब तक इन दोनों हार्मोनों का लेवल मेंटेन है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? जब ये दोनों पीक लेवल पर हैं, हाई लेवल पर हैं, इसका मतलब एस्ट्रोजन जो हार्मोन बना रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ सकता। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लडिंग फेज आने के लिए सबसे जरूरी बात होती है बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होना। आप पढ़ोगे एस्ट्रोजन के फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है एस्ट्रोजन का। नॉर्मली एस्ट्रोजन वेजोडाइलेशन करता है। यही वजह है महिलाओं को जवानी के अंदर हार्ट अटैक नहीं आता है। कभी सुना नहीं होगा कि किसी फीमेल को हार्ट अटैक आया हो। लड़कों को ही देती हैं, लोगों को हार्ट अटैक दे देती हैं, खुद को नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन उपस्थित रहता है, और यह एस्ट्रोजन वेजोडाइलेशन करके रखता है, और उनकी बॉडी में आने वाले जो साइड इफेक्ट हैं, स्पेशली मैं बात करूं हार्ट अटैक की, उससे रक्षा करती हैं। लेकिन जब यह हार्मोन घट जाता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यूट्रस को मिलने वाली ब्लड सप्लाई घट जाएगी। उसे स्पाइरल आर्टरी या यूट्राइन आर्टरी बोलते हैं, जो यूट्रस को सप्लाई करती है, उसमें ब्लड घट जाएगा। जब ब्लड घट जाएगा तो वहां नेक्रोसिस हो जाएगा, और वहां से जो दीवारें हैं एंडोमीट्रियम की वो झड़ने लग जाएंगी, और आप बोल दोगे ब्लडिंग आ गया। याद दिला रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लडिंग फेज के बारे में, जिसे आप पीरियड्स या केटामीनिया के नाम से भी जानते हैं। तो कह सकता हूं, अगर कोई महिला लगातार 28 दिन तक हार्मोन की गोलियां ले रही है, उस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का अमाउंट घटेगा नहीं तो ब्लडिंग फेज आएगी नहीं। इसका एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने रखना है, सुनिएगा। कुछ महिलाएं जो होती हैं, जैसे स्पेशली किसी का जो मेंस्ट्रुअल का समय है 20 तारीख है, और मानो कि 20 तारीख में घर पे कोई फंक्शन है, शादी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है। अब यह तो एक नेचुरल है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन, कोई बीमारी नहीं है, आ भी सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते।
तो फिर फीमेल क्या करती है, टैबलेट ले लेती है। बेटा उस टैबलेट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होते हैं, और वह टैबलेट लेने के बाद उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल एक दिन के लिए पोस्टपोन हो जाता है। क्या किया उसने वो जो गोली ली उसमें हार्मोन थे, और उस हार्मोनों की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में बना रहा, कम नहीं हुआ, और इस वजह से उसे ब्लडिंग फेज देखने को नहीं मिली। समझ में आ रही बातें? यही वजह है कि हम 7 दिन तक आयरन की गोलियां दे देते हैं ताकि बॉडी में से हार्मोन घट जाए और बॉडी में जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो मेंटेन रहे। 21 दिन अनसेफ पीरियड था, उस समय हम ये नहीं कर सकते क्योंकि वहां प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन हमने पढ़ा है कि लास्ट के 7 दिन तो सेफ होते हैं। अगर यहां आप आयरन दे रहे हो तो भी समस्या नहीं है, क्योंकि यहां प्रेगनेंसी कंसीव करने की संभावनाएं कम है, इसलिए आयरन दे देते हैं, ब्लीडिंग को भी रोक लेगा, और दूसरा जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आना है वो भी आएगा, तो कोई फिजियोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसलिए आप 21 दिन हार्मोन दे दो और 7 दिन के लिए आयरन की गोलियां दे दो। जितने भी हार्मोन आप पढ़ोगे, जितनी भी गोलियां पढ़ोगे, जैसे फेमिलोन की मैं बात करूं बेटा, इसमें 28 गोलियां नहीं होती, इसमें तो 21 गोलियां ही होती हैं, 28 देते ही नहीं है। मां कहने का मतलब इसमें आयरन काम में नहीं ले रहे हम। तो जब आयरन की बात आती है तो याद रखना है कि कभी भी 28 दिन तक हार्मोन की गोलियां नहीं लेते हैं। अगर आपको आयरन जोड़ना है तो फिर 21 दिन हार्मोन दो, 7 दिन आयरन दे दो। अगर आपको आयरन नहीं जोड़ना तो लगातार 21 दिन तक टैबलेट दे दो, 7 दिन कुछ नहीं देना है। हार्मोन वाले मेथड में सब जगह आएगा, वेजाइनल रिंग की बात आएगी तो भी मैं बोलूंगा 21 दिन तक लगाते हैं, यानी 3 सप्ताह लगाते हैं, 7 दिन तक कुछ नहीं होता है, लेकिन काम 1 महीने के लिए कर रहा है। वो सब चीजें किस पर आधारित है? सेफ पीरियड पर आधारित है, क्योंकि पहले 3 सप्ताह अनसेफ थे, स्पेशली बात करूं तो बीच वाले 2 सप्ताह अनसेफ होते हैं। हमने पढ़ा है सेफ पीरियड मेथड में, मैंने बताया पहला वीक सप्ताह सेफ होता है, लास्ट का सप्ताह भी सेफ होता है। यही वजह है कि बीच वाले सप्ताहों में हम गोलियां काम में ले लेते हैं, लास्ट वाले सप्ताह में आयरन की गोलियां काम में लेते हैं या काम में ही नहीं लेते, अदरवाइज नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्टर्ब हो जाएगा। आशा करता हूं आपको संदेश में समझ में आया होगा कि क्यों आयरन की गोलियां काम में ले रहे हैं, क्यों हार्मोन काम में नहीं ले सकते। अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। चलो जी, यह मैंने बताया, इसीलिए मैंने स्टार्ट करवाया। मानो कोई महिला ब्राउन से चालू कर दी, पहले ब्राउन कलर वाली लेने लग गई, आयरन पहले ले ली, फिर व्हाइट ले रही है, अब व्हाइट चल रही है लास्ट तक, तो बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा ही नहीं। फिर बोलेगी मेरा मेंस्ट्रुअल नहीं आया, फिर डॉक्टर के पास में जाएगी, डॉक्टर जी को बोलेगी डॉक्टर जी मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। चेक करवाने पे पता लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्यों नहीं आ रहा? भैया आपकी बॉडी में हार्मोन का लेवल कंटिन्यू मेंटेन था, घटा ही नहीं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया। मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने के लिए क्या होना जरूरी है? एस्ट्रोजन का लेवल घटना जरूरी है। क्लियर है? बहुत अच्छी। आगे हम बात करते हैं इनकी इमेजेस के ऊपर। देखो आपको मैं सारी इमेज दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिएगा बेटा माला डी, माला डी, माला डी की इमेजेस आपको दिख रही होगी। यह है माला डी। हाँ, इसमें आपको साल्ट लिख रहा है लीवोनोर्जेस्ट्रिल और इथिनाइल एस्ट्राडियोल। बेटा ये लीवोनोर्जेस्ट्रिल है, इसी का डेरिवेटिव होता है क्या? आपका जो मैंने बताया डीजोनोर्जेस्ट्रिल, और दूसरा मैंने बताया विथ फेरस फ्यूमरेट। हमने बताया अभी कि यहां हम फेरस फ्यूमरेट काम में लेते हैं, लिखा मैंने कि यहां जो गोलियां आती हैं उसमें फेरस फ्यूमरेट काम में लिया जाता है। 60 mg और ब्राउन कलर की ये होने वाली है। मतलब इसमें 3 चीजें हैं, एक एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरोन है और एक आयरन होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये माला है। माला क्या है? ये माला। माला बोले तो इसमें पूरे 28 चक्र हैं, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे पूरे 28 आएंगे। रोज की लेनी है। इसके बीचों बीच एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल। जब मैंने आपको स्टार्ट किया मैंने बोला था जब ये साइन आ जाए तो ये फैमिली प्लानिंग को दिखाता है, सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग। देखो इमेज में दिख रहा होगा। तो रेड रिवर्स रेड ट्रायंगल जो होता है, इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल, वही दिखाता है इसे। क्लास का जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां मैंने फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट करने के बाद में
हमारी जो फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्टिव की दूसरी क्लास थी, उस क्लास में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। क्लियर है? इसके बाद देखो यहां पैकेट आपके सामने है, ये पैकेट दिखाई दे रहा होगा, 7 गोलियां हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 14 21 28, लास्ट की जो 7 गोलियां आपको दिख रही हैं बेटा, ये सारी गोलियां ब्राउन कलर की हैं। देखो ध्यान पूर्वक, ये ब्राउन है, ब्राउन, और ब्राउन बोले तो आयरन की गोलियां हैं। और ये जो 21 गोलियां हैं, ये तो 7 हैं, और ये 21 गोलियां जो हैं यह वाइट कलर की हैं, और ये है हार्मोन की गोलियां हैं। जो विवरण हमने बताया हूबहू यहां देखिएगा आपको मिल रहा होगा। इमेजिनेशन में भी याद रखना है। ऐसा जो आए यह माला डी है। डी बोले तो स्त्रियों के लिए खाने की गोलियां फॉर ओरल यूज बाय वुमेन, ये लिखा है। इसका मतलब ये जो गोलियां हैं वह ओरल रूट से दी जाती हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो माला डी का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपके माइंड में कि ऐसी 28 गोलियां सफेद और ब्राउन, शुरुआत यहीं से करेंगे। डे फर्स्ट ये होगा, फिर डे सेकंड, डे थर्ड, ऐसे रोज ले लो। आपको डेली लेना है, कोशिश करनी है। कब से लेना स्टार्ट करें? मेस्ट्रो साइकिल के 5 दिन के भीतर भीतर चालू कर दो, बेस्ट 5वां दिन होगा। एक और बात है, गोली को कब लेना चाहिए, सबसे अच्छा समय कब होगा, आपको बेझिझक उसे बताना है कि गोली का लेने का सबसे बेस्ट टाइम है रात्रि में सोने से पहले ले लो, जस्ट बिफोर गोइंग ऑन बेड। जब रात्रि में सो रहे हो, आप स्लीप ले रहे हैं, बिफोर स्लीप, तो उससे पहले आप इन गोलियों को ले लें और सो जाएं। कुछ गोलियां मिस भी करते हैं, उनका कुछ इंटरवेंशन होता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लियर हुआ? आगे चलें। माला डी में कोई तकलीफ है बेटा? ये जो लियोनोर्जेस्ट्रिल, आप कंफ्यूज मत होना, यह एक प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव है, और इसमें जो साल्ट होता है वह डीजोनोर्जेस्ट्रोल ही है, डीजोजेस्ट्रोल यही है, और ये इसी का डेरिवेटिव है लिवोनोर्जेस्ट्रोल का ही। क्लियर है? आगे देखिएगा, यह माला एन है, माला एन, यह माला एन, इसमें भी माला है, ये देखो सेम माला, और बीच में ये कलर दिखा रखा आपको रेड। एक चीज यहां लिखी है, क्या देखो, फ्री सप्लाई नोट फॉर सेल, कोने में लिखा है फ्री सप्लाई नोट फॉर सेल। बताया था एन का मतलब क्या होता है, तो बोलना है निशुल्क होता है, मतलब कि माला एन फ्री मिलती है, एन बराबर निशुल्क, और डी बराबर दुकान, डी पैसे पे मिलेगी और एन फ्री मिल जाएगी। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। माला का मतलब गोलाकार चरण में लगातार चलेगी, साइकिल है इसलिए माला बोलते हैं। जो माला फेरते हैं हम अपने भगवान के लिए, देखा कर उस माला में जो मणिये आते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं रहता। ऐसा ही इसके लिए है, आप चालू करो जी, यहां से लगातार लेते रहो, 1 दिन से लेकर 28 दिन तक कंटिन्यू चालू रखें। यही माला एन और माला डी कहती हैं। क्लियर हो गया? यह आपको दिखाई दे रहा है बार बार, ये साइन जहां पर भी मिले आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये फैमिली प्लानिंग का साइन होता है। क्लियर हुआ? सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तीसरा फैमिलोन की बात कर रहा हूं। बोले तो फैमिलोन का मतलब एक न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव जो अभी आई है, लो डोज वाली। इसके अंदर देखो, इसमें क्या है, ऊपर लिखा है 21 टैबलेट, यानी इसमें आयरन नहीं है। क्या नहीं है इसमें? आयरन। इसकी बेटा 21 टैबलेट ही होने वाली हैं, 21 पिल हैं केवल। याद रखना, फैमिलोन में 21 पिल आती हैं, यहां पर आयरन नहीं होता है, फेरस फ्यूमरेट यहां नहीं है इसके अंदर। इसमें 2 ही चीजें हैं, ऊपर लिखा है डीजोजेस्ट्रोल, ये लिखा है डीजोजेस्ट्रोल, डीजोजेस्ट्रोल, क्या लिखा है? डीजोजेस्ट्रोल। बोले तो किसका डेरिवेटिव है ये? आपके प्रोजेस्टेरोन का। और आगे लिखा है इथिनाइल एस्ट्राडियोल, यह लिखा है इथिनाइल एस्ट्राडियोल। क्लियर हुआ? और यहां लिखा है 21 टैबलेट्स, 21 गोलियां होती हैं
आयरन की गोली नहीं है यहां पर। और बेहतर तरीके से यहां आप देख सकते हैं साल्ट का नाम पर्टिकुलरली लिखा है, आपको क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा। डीजोजस्ट्रोल कितना mg है बेटा, 0.15 mg, यही लिखाया मैंने। दूसरा है इथिनाइल एस्ट्राडियोल 0.03 mg, 0.02, माला डी में यह होता है 0.03 mg, यहां 0.02 है, इसलिए इसी को बोलते हैं लो डोज। क्या बोल दोगे, लो डोज। क्लियर हुए दोनों पॉइंट्स। 3 इमेज दिखाई हैं, तीनों की तीनों में काम में आने वाली सारी बातें मैंने बता दी हैं। चाहे आपका चक्र की बारे में बात आए, कोई बोले माला क्यों बोलते हैं, बोले रोज लेनी है एक इसलिए माला बोल रहे हैं। यह बीच वाला चक्र क्या दिखाता है, फैमिली प्लानिंग को दिखाता है। माला डी और माला एन में कितनी टैबलेट होती है तो बताना है 28, फैमिलोन में कितनी होती है तो बताना है 21। 28 में क्या क्या होता है तो आयरन और हार्मोन पाए जाते हैं। क्लियर है जी। चलो गलती नहीं करनी है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं इमेजेस को खत्म करने के बाद में। यहां मैं बात करूं आयरन का इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है आयरन का, तो देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन, क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको आयरन के देखने को मिलेंगे बताया मैंने। पहला इंपॉर्टेंस तो क्या होगा, यह किसको मैनेज करेगा, मैनेज ब्लड लॉस को। किसको मैनेज करने वाला है, ब्लड लॉस को। ब्लड लॉस, जो ब्लड लॉस होने वाला है आपका उसको मैनेज करने वाला है ये। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है आपने पढ़ा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर एवरेज 35 ml ब्लड। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 35 ml तक ब्लड लॉस होता है सामान्य। एवरेज की बात करूं तो मैं बोलूंगा लगभग 20 से लेकर 80 ml तक रक्तस्राव हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल से जस्ट पहले आप ये दे रहे हो, इसका मतलब हो सकता है उस ब्लड की जो कमी है उसको मैनेज करने के लिए आयरन मदद करे, क्योंकि आयरन दोगे तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस अच्छे से होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़िया होगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, ये क्या करेगा आयरन देने के बाद में, यह हार्मोनल मेंटेनेंस कर देगा, हार्मोनल मेंटेनेंस कर देगा, हार्मोनल मेंटेनेंस जस्ट बिफोर ब्लडिंग, जस्ट बिफोर ब्लडिंग, ब्लडिंग से पहले हार्मोनों को लेवल को भी मैनेज करेगा। याद रखना है कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है मेंस्ट्रुअल ब्लडिंग के लिए, तो याद रखना है मेंस्ट्रुअल ब्लडिंग कब आती है, ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ा होगा, इसके लिए जिम्मेदार होता है डिक्रीज एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन घटेगा तो ही ब्लडिंग आएगी। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि इसका लेवल घटे, आयरन आप दे दो ताकि ये घट जाएगा और आसानी से ब्लडिंग फेज हमें देखने को मिल जाएगी। तो बेनिफिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपने 28 की 28 गोलियां किसकी दे दी, हार्मोन की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है जी। इसके अलावा यह तो माला डी और माला एन की बात हम कर रहे थे, माला डी और माला एन, इन दोनों में तो यही रेशियो है 21+7 यानी 28 गोलियां। लेकिन अगर वर्ड आए फैमिलोन, जो नई आई है, तो यहां याद रखना यहां कितनी गोलियां हैं बेटा, 21 टैबलेट्स ही हैं, 21 पिल है ये, यहां पर 21 पिल्स ही रहेंगी, जो मैंने आपको बताया भी था डायग्राम में भी 21 पिल्स यहां होती हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। चलो जी, अब बात करते हैं कब लेनी चाहिए, स्टार्ट कब करना चाहिए। यह भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। कब से स्टार्ट करते हैं माला डी और माला एन को, तो बताना है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं विथिन 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की के अंदर प्रथम 5 दिन में आप काम में ले सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन अगर बेस्ट टाइम पूछा जाए, सबसे उचित टाइम बताओ, तो बोलना है 5th डे, 5वें दिन से आप लागू कर दो और रेगुलर लेनी है, उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। टेक रेगुलर ईच डे। फिर चाहे ब्लीडिंग आए चाहे नहीं आए, उसे कोई लेना देना नहीं है, रोज ले लो। टेक रेगुलर ईच डे एट सेम टाइम। टाइम याद रखना, सेम समय पे लेना है, ज्यादा गैप नहीं देना है। टेक रेगुलर ईच डे एंड सेम टाइम। अब भाई टाइम पे भी पूछ ले, बताओ कौन से समय पे लेना है, तो बेस्ट टाइम है सोने से पहले, जस्ट बिफोर गोइंग ऑन बेड, बेड पर जाने से पहले, जस्ट बिफोर गोइंग ऑन बेड। बेड पर आप सोने जा रहे हैं, उससे पहले महिला को 1 गोली लेनी है, रोज 1 गोली लेनी है। कब तक लेनी है उसे, जब तक वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती, रोज लेगी। 1 पैकेट खत्म हुआ, दूसरा नेक्स्ट स्टार्ट कर देगी, कोई गैप नहीं देना है, रेगुलरली लेती रहेगी। सोने से जस्ट पहले उसे लेना है। यह तो नॉर्मल हो गया। अब हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियां अक्सर होती रहती हैं। स्पेशली महिला के घर के पियर में शादी थी, भाई की शादी थी, भतीजे की शादी थी, और बहुत ज्यादा इच्छा होती है जाने की शादी में। अब शादी में चले गए और माला डी और माला एन को घर भूल गए, नहीं लेके गए। वहां जब प्रोग्राम खत्म हुआ, रात पे सोने का समय आया, महिला को याद आया मैं तो गोली भूल के आ गई। अब ये कोई परचूनी की दुकान पे तो मिलने वाली है नहीं और किसी से मांग सकते नहीं, क्या करें, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। याद रखें, अगर 1 गोली मिस हो जाए तो क्या करें। हो सकता है 2 दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन काम चला लिया, दूसरे दिन भी नहीं मंगवा पाए, 2 दिन मिस हो गए, तो क्या करें। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि जब गोली मिस हो जाए तो क्या कर लेना चाहिए। इसका भी मैं विवरण बता देता हूं, सुनिएगा। अगर 1 गोली मिस हो जाए, सिंगल पिल मिस हो गई, आप नहीं ले पाए इस गोली को, तो क्या करो, नेक्स्ट दिन 2 ले लो। क्या करना है आपको, टेक 2 पिल्स नेक्स्ट डे, अगले दिन 2 ले लो और कंटिन्यू रखो आप साइकिल को, आपको कुछ बदलना नहीं है। कंटिन्यू द साइकिल, मतलब यह है कि अगर 1 पिल तुम लेना भूल गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, दूसरे दिन मंगवा लेना और 2 ले लेना और साइकिल को कंटिन्यू रख लो। ये क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि 1 दिन तक इस टैबलेट का जो अमाउंट है हार्मोन का, वो आपकी बॉडी में बना रहता है। तो 1 दिन में कुछ लफड़ा नहीं है, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करोगे। लेकिन अगर बात आए 2 दिन की, दूसरे दिन भी हम नहीं करा पाए अब उपलब्ध, तो फिर क्या करें, तो फिर समस्या है। अगर आपने 2 पिल मिस कर दी, कितनी पिल मिस कर दी बेटा, 2 पिल मिस कर दिए, 2 पिल नहीं ले पाए, तो फिर क्या करें। तो फिर देखो, आपको 2 पिल तो ले ली ही है, टेक 2 पिल नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे 2 पिल ले लो। लेकिन दूसरा मेथड भी काम में लेना है फिर, विथ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव, विथ अदर
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब आप फिर क्या करो, टैबलेट 2 ले लो और साथ में कंडोम मेथड भी काम में लो, बेरियन मेथड भी काम में लो, या कोई दूसरा मेथड काम में लो। क्योंकि हो सकता है 2 दिन में अगर आपने इसी गोली के भरोसे और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया, दूसरे दिन आपकी गर्भावस्था हो सकती है अगर आपका समय अनसेफ चल रहा है तो याद रखें, एक गोली मिस करने पर कोई तकलीफ नहीं है, 2 लगातार ले लें, नेक्स्ट दिन पर 2 गोली ले लें और कंटिन्यू करें साइकिल को, कोई तकलीफ नहीं है। 2 गोली मिस हो गई तो 2 पिल ले तो लें, साथ में दूसरा मेथड काम में लें। अब मानो आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया तो फिर क्या है, आपके पास में कोई दूसरा मेथड था नहीं और गोलियां आपके पास में थी नहीं और इंसिडेंटली कुछ आपके साथ हो गया, तो फिर क्या करें? तो सुनिएगा, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कब? आफ्टर मिस द 2 पिल्स। आपने 2 पिल मिस होने के बावजूद भी रिस्क उठाई और आपने क्या कर लिया है? अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया। इसका मतलब आप साइकिल को कंटिन्यू नहीं रख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, किसी गायनेकोलॉजिस्ट की सहायता लें, चेक करें, गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म करें, या तो आपने जब इसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट का मतलब है अब आने वाले 7 दिन तक आपको फिर ध्यान रखना है, क्योंकि 7 दिन तक आप एचसीजी का लेवल भी चेक नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर सकते हैं। 8, 6, 7 के दिन के बाद हम उसमें चेक करते हैं, तो एचसीजी का डिटेक्शन करने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव पाते हो तो फिर कोई जरूरत नहीं, मिठाई खिला देना, आप प्रेग्नेंट हो, बधाई हो जाएगी। और अगर नहीं होता है, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप साइकिल को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उद्देश्य क्या होगा? नर्सिंग का काम क्या होगा? प्रेगनेंसी टेस्ट करना। तो ये सारी बातें हमने इसके रिगार्डिंग की। कंबाइंड ओसीपी के बारे में मैंने सारी डिटेल इन डेप्थ में बताई है बेटा। इसके कुछ साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ये हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिव्यूज देखिएगा। हार्मोनल मेथड की बात कर रहे थे, अलग अलग रूट हो सकते हैं, ओरल रूट हो सकता है, इंजेक्टेबल हो सकता है, सबडर्मल इम्प्लांट हो सकता है, स्किन पेच हो सकते हैं, वेजाइनल रिंग हो सकता है। ओसीपी के बारे में हमने बात किया, ओरल रूट से दे रहे हैं, पिल का मतलब ही गोलाकार होती है, इसलिए पिल बोल देते हैं। कंबाइंड ओसीपी में दोनों हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसलिए इसे कंबाइंड ओसीपी बोलते हैं। 3 प्रकार की होती है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब बोलो जल्दी से, दोनों हार्मोन समान मात्रा में निकल रहे हो रोज, तो मोनोफेजिक। एस्ट्रोजन समान मात्रा में निकल रहा हो लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल पहले हाफ में कम, दूसरे हाफ में ज्यादा हो, तो बाईफेजिक। और रोज अलग अलग मात्रा में निकल रहे हो तो ट्राईफेजिक। क्लियर हुआ पॉइंट? माला डी और माला एन किसके एग्जाम्पल हैं? बोल रहे हैं मोनोफेजिक के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा फिर हमने इसका एक्शन पढ़ा, कैसे काम करता है। तो पहला ओवुलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, दूसरा स्पर्म की मोटिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, तीसरा एनवायरमेंट है यूट्रस का वो अनफेवरेबल बना सकता है। डिफरेंस करके बताया, माला डी माला एन। डी बोले तो डीजोजेस्ट्रोल और एन बोले तो नोरजेस्ट्रोल। माला क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइकिल होता है पूरे 28 दिन तक लेते हैं, रोज एक लेनी होती है, इसलिए माला बोलते हैं। याद करने की ट्रिक, डी फॉर दुकान और एन फॉर निःशुल्क। एन आरसीएस के द्वारा फ्री मिलती है और गवर्नमेंट सप्लाई है, पैसे से नहीं बिकेगी। और डी जो है वो 3 रुपए पर पैकेट के हिसाब से मिल जाती है। साल्ट बताया, दोनों का बिल्कुल समान साल्ट है, केवल एक फर्क है, एक में नोरजेस्ट्रोल है, एक में डीजोजेस्ट्रोल है। इसके बारे में नेक्स्ट देखिएगा, नई जो आई है टैब आपकी पिल्स, उसके बारे में मैंने बात की, फैमिलॉन। इसके अंदर 21 गोलियां ही होती हैं। साल्ट में एक फर्क है, इथेनाइल एस्ट्राडियोल जो है वो कितना है? 0.02 मिलीग्राम। एक पैकेट का विवरण दिया, 21 गोलियां और 7 गोलियां। 21 गोलियां हार्मोन की, सफेद कलर की, 7 गोलियां आयरन की। आयरन भी कौन सा होता है? फेरस फ्यूमरेट बताया,
ब्राउन कलर की होती हैं, 60 mg इनमें होता है, टोटल 28 गोलियां होती है। शुरू कहां से करना है, तो व्हाइट से करना है, खत्म ब्राउन पे होगा। इंपॉर्टेंस बताया, आयरन की गोलियां जोड़ने का उद्देश्य क्या है, ताकि ब्लड लॉस की पूर्ति कर सके और हार्मोन को मैनेज कर सके, ताकि मेस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली आ सके। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बना रहेगा तो मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। फेमिनोल में कितनी टैबलेट होती है, कितनी पिल्स होती हैं, 21, माला डी और माला एन में 28। कब से स्टार्ट करना चाहिए, 5 दिन तक कर सकते हैं, बेस्ट दिन 5वां दिन है। कब लेना चाहिए, तो सोने से पहले जस्ट सबसे बढ़िया होता है, और समान समय पे ले, ज्यादा अंतर नहीं है, एक दिन सुबह ले लिया, एक दिन शाम में, एक दिन दोपहर, ऐसा नहीं ले, इफेक्टिवनेस घट जाएगी। सिंगल पिल्स जो आती हैं, एक पिल मिस कर दिया तो 2 पिल्स ले लो और कंटिन्यू रख लो साइकिल को, कोई तकलीफ नहीं है। 2 पिल मिस हो गई, इसका मतलब आपको दो कंटिन्यू पिल मिस हो गई तो नेक्स्ट 2 ले लो, लेकिन साथ में दूसरा मेथड काम में लेना है। अगर आपने दूसरा मेथड काम में नहीं लिया और 2 पिल मिस भी हो गई फिर भी रिस्क उठा लिए, इसका मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो मिठाई खिला देना, और नेगेटिव आ जाए तो साइकिल फिर कंटिन्यू हो जाएगा। ये गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह से होगा। क्लियर है। इसी के साथ कंबाइंड ओसीपी, माला एन और माला डी खत्म होती हैं। इसके क्या पोर्शन हमारे पास बाकी रहा है, एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये हमारे पास बाकी रहे हैं, जो हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।